नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है पीटीज आईएएस एकेडमी की नॉलेज लेक्चर सीरीज में। देखते ही देखते हम आ गए हमारे 10th लेक्चर पे। तो आज हम फिर से आ गए हैं इंडियन इकोनॉमी, जो हमारा 4th लेक्चर हो जाएगा। कल हम पढ़ेंगे साइंस और टेक्नोलॉजी और फिर पढ़ेंगे एनवायरमेंट इकोलॉजी। तो आज का टॉपिक तो जो है बहुत ही प्यारा टॉपिक है। आप में से कई लोगों ने सजेस्ट किया कि इस टॉपिक पर थोड़ी चर्चा हो जाए, तो हम लेकर आ गए हैं डेडिकेटेड सेशन ऑन नियो लिबरलिज्म, यानी कि नव उदारवाद। ये क्या है और इसने पूरी दुनिया में इतनी धूम क्यों मचा रखी है, धमाका क्यों मचा रखा है, तबाही क्यों मचा रखी है, यही आज हम देखेंगे नियो लिबरलिज्म के हमारे लेक्चर नंबर 10 में, जो कि है इकोनॉमी का लेक्चर 4। इससे पहले कि मैं आगे शुरू करूं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है 6 जुलाई से शुरू होने वाली एसएनटी क्रैकर कॉम्बो बैच में। ये एसएनटी क्रैकर का कोर्स हमारा 25 लेक्चर का बहुत प्यारा कोर्स है यूपीएससी के लिए। बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। अगर आपने हमारे पूरा कोर्स नहीं ज्वाइन किया है आईएएस का, तो ये कोर्स आप ले लें। इसमें 4 कोर्सेज का कॉम्बो आपको मिलेगा, जो आपकी आईएएस की तैयारी के लिए बहुत ही अद्भुत है। उसी प्रकार हमारा इकोनॉमी क्रैकर कॉम्बो भी शुरू हो रहा है 8 जुलाई को। इकोनॉमी क्रैकर जो है ये हमारा 36 सेशन का कोर्स 1 महीने में हो जाता है। पावर ऑफ 10 सीए बूस्टर आपको अपना पूरा जीएस इंप्रूव करने में मदद करेगा और इंग्लिश क्रैकर से आपकी अंग्रेजी सुधरेगी। उम्मीद करूंगा आप और आपके साथी इन कोर्सेज में जरूर जुड़ेंगे। ये रहा हमारा इकोनॉमी का सिलेबस सिविल सर्विसेज का। इसी में से मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है भैया। पूरा फोकस केवल एग्जाम के ऊपर है। आज का हमारा एजेंडा आपके सामने है। पहले बात करेंगे लीडिंग लाइट्स ऑफ नियो लिबरलिज्म, उसके बाद नियो लिबरलिज्म के प्रमुख विचार क्या हैं, उसके बाद बात करेंगे कि नियो लिबरलिज्म का आलोचना क्या है, फिर बात करेंगे कि कौन कौन से समय में टर्निंग पॉइंट इस डिबेट में आए, और उसके बाद आपको बेहद खूबसूरत कुछ प्रश्न मैं दूंगा। और जब तक आप लोग हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के आंसर्स कमेंट थ्रेड में दे रहे हैं, हम आपको क्वेश्चंस देते जाएंगे। और अभी तक आप लोगों ने सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के आंसर्स लिखना शुरू नहीं किए हैं, तो भैया शुरू करो। मैं जो बताता हूं उसी पे आपको आंसर भी मिल जाएंगे। तो कैन वी बिगिन? तो सबसे पहले मुझे बताएं कितने लोगों ने अभी तक के पूरे 10 सेशन देख लिए, इंक्लूडिंग दिस। जल्दी कंफर्म करो कमेंट थ्रेड में। और लाइक और शेयर कर लिया है कि नहीं? अपने सारे साथियों से आपने चैनल को सब्सक्राइब करवा लिया? यार इतना तो आपको हमारे लिए करना ही है। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। लीडिंग लाइट्स ऑफ नियो लिबरलिज्म। प्यारे दोस्तों, ये जो पूरी कहानी है नियो लिबरलिज्म की, ये दरअसल है क्या? आप लोगों ने कहीं ना कहीं पिछले 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सालों में जब से भी अखबार पढ़ना शुरू किए हैं, सिविल सर्विसेज के लिए लोग हिंदू अखबार पढ़ते हैं, इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ते हैं, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हैं, हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ते हैं, अलग अलग अखबार, बिजनेस स्टैंडर्ड हो गए पढ़ते हैं। इन सभी में जहां भी थोड़े गंभीर आर्टिकल आते हैं, उसमें हमेशा नियो लिबरल की बात होती है। सरकारों की आलोचनाएं होती हैं कि भैया नियो लिबरलिज्म में कबाड़ा कर दिया, इनइक्वालिटी बढ़ गई। तो ये टर्म आपने सुना तो जरूर होगा, मैं मान ही नहीं सकता कि नहीं सुना है। सुना है ना आपने? पहली बार आपने कहां सुना था? कुछ याद आ रहा हो तो बताओ कमेंट में। अब नियो लिबरलिज्म जब शुरू हुआ दुनिया में एज अ मेजर इकोनॉमिक आइडियोलॉजी, तो इसमें सबसे पहले भीमकाय नाम कौन कौन से सामने आए? सबसे भीमकाय नाम तो फ्रेडरिक हायक का ही होगा, उन पर हम 2 मिनट के बाद आएंगे। लेकिन उसके पहले जो प्रैक्टिकली दुनिया में लोगों ने, बड़े लोगों से सुना नियो लिबरलिज्म के बारे में, वो ये थे। सबसे पहले तो जो एक बहुत बड़े थिंकर हैं जिनको हम जानते हैं मिल्टन फ्रीडमैन के नाम से। उसके बाद मैडम मार्गरेट थैचर, जो कि यूके की प्राइम मिनिस्टर रहीं। उसके बाद सबसे भीम का नाम अमेरिका के राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन का आया। और उसके बाद यूके के आगे के जो प्राइम मिनिस्टर्स रहे, जॉन मेजर और डेविड कैमरून, इन लोगों ने नियो लिबरलिज्म को बहुत बढ़ावा दिया। तो इन्होंने दरअसल किया क्या? अब वही तो हमें देखना है कि ये नियो लिबरलिज्म की आंधी जो 1970 से शुरू हुई, वो 1990s में आते आते ग्लोबलाइजेशन में तब्दील हो गई। तो अब तो बहुत बड़ा सीक्रेट पता चल गया आपको। जब हम बोलते हैं प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने भारत में 91 में एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग के बाद समझा कि इकोनॉमी क्राइसिस में है, तब तक उन्होंने पीएम पद की शपथ भी नहीं ली थी। उसके बाद वो एलपीजी रिफॉर्म्स लाए। एलपीजी फुल फॉर्म लिखो कमेंट थ्रेड में। उनके साथ में उस वक्त थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, पी चिदम्बरम कुछ समय के लिए, और उसके बाद फिर प्रणब मुखर्जी आ गए थे। और वहां से भारत में एक पूरा लिबरलाइजेशन का फेज शुरू हुआ। लेकिन वो जो ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन का फेज शुरू हुआ, उसके पहले 70s और 80s में जो आंधी बनी, वो नियो लिबरलिज्म की थी, जिसने ग्लोबलाइजेशन को जन्म दिया। क्योंकि नियो लिबरलिज्म में फाइनेंशियल ग्लोबलाइजेशन शुरू हुआ, जो अंततः वैश्वीकरण में तब्दील हुआ। तो मैं आपको इसके पीछे का एक कदम बता चुका हूं, तो आपको हिस्ट्री समझने में, मॉडर्न इकोनॉमिक हिस्ट्री समझने में मदद होगी। अब इन लोगों ने क्या कहा? देखिए, इन लोगों ने बेसिकली 5 चीजें कही। सबसे पहले उन्होंने कहा कि अगर मानव को तरक्की करनी है, आर्थिक वृद्धि सतत होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि 1 साल हुए अगले साल सो गए।
दूसरा, उन्होंने कहा कि सरकारों को अपने कदम पीछे खींच लेने चाहिए, बाजारों को तय करने दो सबसे ठीक काम क्या होगा। फिर उन्होंने कहा कि यदि ट्रेड और कैपिटल की फ्रीडम होगी तो संसाधनों का आवंटन समुचित होगा। फिर उन्होंने कहा धीरे 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 कि ये तो पूरा विश्व एक दिन एक बाजार बनेगा और सभी लोग कंज्यूमर्स बनेंगे। और फिर उन्होंने कहा, मतलब नियो लिबरलिज्म का सपोर्ट करने वालों ने 70s और 80s में पांचवी चीज कही कि गरीबी और असमानता को अगर हम हटाना चाहते हैं तो एक ही तरीका है आर्थिक स्वतंत्रता देना। क्योंकि जहां आपने आर्थिक स्वतंत्रता दे दी, एडम स्मिथ साहब जो फाउंडर फादर ऑफ कैपिटलिज्म बहुत पहले कह के गए 1776 में, इनविजिबल हैंड ऑफ एडम स्मिथ, एक इंसान का यानी कैपिटलिज्म में एंटरप्रेन्योर का अदृश्य हाथ होता है। तो हमें समझाएं कमेंट थ्रेड में ये क्या थी अवधारणा अदृश्य हाथ की। तो ये 5 पॉइंट समझ में आए। नियो लिबरल लोग क्या बोलते हैं, ये 5 चीजें बोलते हैं और ये उनके 5 बहुत बड़े नाम रहे। मिल्टन फ्रीडमैन आज तो डिस्क्रेडिट हो गए, लेकिन काफी लंबा समय चला उनका जो सोच था। नियो लिबरल धीरे धीरे आइडियोलॉजी और पॉलिसीज बहुत इंफ्लुएंशियल हो गई। ब्रिटिश लेबर पार्टी तक ने धीरे धीरे कॉमन ओनरशिप ऑफ मींस ऑफ प्रोडक्शन को 1995 में एज एन आइडियोलॉजी डंप कर दिया। अमेरिका में धीरे धीरे नियो लिबरलिज्म ने अपनी जड़ें अच्छे से जमा ली और जैसे जैसे एलपीजी का युग 1990s में चारों तरफ फैला और देश एक दूसरे पे डिपेंडेंट होने लग गए इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन के जमाने में, तो नियो लिबरल ने कहा कि सारी दुनिया में एकमात्र मॉडल होगा फ्री ट्रेड पॉलिसीज का मॉडल। और क्योंकि 1990 में सोवियत संघ का पतन भी हो चुका था तो इन्हें सीधे सीधे आइडियोलॉजिकली कंपटीशन देने वाले साम्यवादी भी खत्म हो गए थे। चाइना तो कुछ था ही नहीं उस वक्त, डेंग शाओपिंग तो अभी फाउंडेशन बना रहे थे 79 से। चाइना तो 2002 के बाद एकदम से विस्फोट हुआ और सामने आया, और उसके लिए भी अमेरिका जिम्मेदार, क्योंकि चाइना को WTO में लाने वाले बिल क्लिंटन साहब ही थे। अब चाइना, जैसे डेंग शाओपिंग कहती थी ना 79 से 96 में उनकी मौत हुई, तब तक वो क्या कहते थे, पुट योर हेड डाउन एंड बाइड योर टाइम, कि चुपचाप चाइनीज लोग अभी तुम बहुत कमजोर हो, सिर झुकाओ, चुपचाप काम करते रहो, खुद को इतना ताकतवर बना लो कि एक दिन तुम्हारी सफलता शोर मचा दे। ये चलता है ना मीम बहुत व्हाट्सएप पे, काम ऐसा करो कि सफलता शोर मचा दे। तो डेंग शाओपिंग ने भी चाइनीज में ऐसा ही कुछ लिखा होगा, नहीं हुआ था हूं निहोन हुआ हो है, मतलब सफलता शोर मचा दे। अब वो तो 2002 के बाद आया, 1990s में तो चाइना कहीं था ही नहीं ना, धीरे धीरे जम रहा था। तो ये जो लिबर्टेरियन आइडियल है मार्केट्स का, ये सब 1990s में फैला और भारत में भी ये पूरी तरह से आ गया, भारत भी इससे नहीं बच पाया। तो नियो लिबरलिज्म के बारे में अगर आप दुनिया में 10 लोगों से बात करेंगे तो 10 लोग आपको 10 डेफिनेशन देंगे। और इसलिए क्या होता था कि स्कॉलरली इसके ऊपर PhD भी बड़े कम हुए, लोगों ने इस दलदल में पांव डालना ठीक नहीं समझा। लेकिन मोटे तौर पर मार्गरेट थैचर का जो थैचरनॉमिक्स होता है, रोनाल्ड रीगन का जो रीगनॉमिक्स होता है, इसके लिए नियो लिबरल टर्म यूज होता है। और क्रिटिक्स ये कहते हैं कि ये सारी चीजें जो 70s से ऐसी शुरू हुई कि फ्रीडम दो, ये दो, वो दो, सरकारें पीछे हट जाओ वगैरह वगैरह, इसी का परिणाम था 2007 का अमेरिका का हाउसिंग मार्केट कोलैप्स। अब वो एक अलग ही चैप्टर है, थोड़ी देर में मैं उसको ले रहा हूं, थोड़ी देर में उसको ले रहा हूं, थोड़ी देर में ले रहा हूं। तो प्यारे दोस्तों, समझ में आ गया आपको। अब इन सबके जो डैडी हैं वो हैं फ्रेडरिक हायक। ये क्या कहते थे, ये एक्चुअली 92 वर्षों तक जिए और इन्होंने काफी सारी बातें कही, नोबेल प्राइज भी जीता, सब कुछ जीता। ये ऑस्ट्रियन स्कूल के पितामह माने जाते हैं। बेसिकली इनका बहुत ही सिंपल कहना था। इनका कहना यह था कि अगर मानवता को तरक्की करनी है तो सरकारी दखलंदाजी को, सोशलिज्म को, कम्युनिज्म को खत्म करना होगा। क्योंकि अगर सोशलिज्म और कम्युनिज्म चलेगा तो वो जोसेफ स्टालिन वाला 5 ईयर प्लान आ जाएगा। स्टालिन के 5 ईयर प्लान से ही प्रेरित होकर पंडित जवाहरलाल नेहरू, देश के पहले प्रधानमंत्री, ने भारत में पंचवर्षीय योजनाओं को शुरू किया। जो आखिरी पंचवर्षीय योजना 2012 से 17 तक चली, मोदी जी ने फिर उसको खत्म किया, प्लानिंग कमीशन को भी खत्म किया और नीति आयोग लाया। तो ये मॉडल स्टालिन का आया था और स्टालिन ने वहां का सोशलिस्टिक मॉडल। तो हयाक का यह कहना था कि भैया ये गलत है। इससे क्या होता है कि लोगों की प्रॉफिट का इंसेंटिव मारा जाता है तो देश पीछे चला जाता है, देश आगे नहीं आता है। हयाक का यह कहना था कि बहुत गलत हो रहा है पश्चिम में। ये मैं आपके सामने बात कर रहा हूं 1950s, 60s, 70s की, जब वेलफेयर स्टेट, वेलफेयर स्टेट, वेलफेयर स्टेट का गाना सब गाते थे। भारत ने भी वो गाना काफी लंबे समय तक गाया। लेकिन 1990s के बाद तो आपने भारत में किसी भी राजनेता के मुंह से वेलफेयर स्टेट सुना है? पिछला कौन भारत का बड़ा नेता था, कोई बड़ा मंत्री या प्रधानमंत्री, जिसने वेलफेयर स्टेट बनाऊंगा, वेलफेयर स्टेट बनाऊंगी ऐसा बोला? कौन था आखिरी? मुझे तो याद ही नहीं आता। डेकेड्स गुजर गए कि वेलफेयर स्टेट की अवधारणा ही गायब हो गई भारत से।
नियो लिबरलिज्म के साथ में वो चल ही नहीं सकता है। सही क्या गलत क्या इसका निर्णय आप लेंगे, मैं वो निर्णय नहीं सुना रहा हूं। हयाक ये कहते हैं 50s में 60s में कि देखो भैया पश्चिम के जो लोग हो तुमने दिशा गलत पकड़ ली। तुम क्या कर रहे हो कि तुम प्रॉस्पेरिटी लाने के लिए केंद्रीयकृत नियोजन की बात कर रहे हो और ये तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि सोशलिज्म जो ये वादा करता है कि मैं सबको बराबर कर दूंगा, ऐसा फ्रेडरिक हैक ने कहा, वो रिस्ट्रेंट और सर्विट्यूड से करता है। जबकि डेमोक्रेसी में, लेसा फेरे में और लिबरलिज्म में आपको पूरी स्वतंत्रता है तरक्की करने के लिए, और इसीलिए सेंट्रल प्लानिंग हमेशा जोर जबरदस्ती से होती है। तो ये तो बहुत इंफीरियर तरीका है। फ्री मार्केट सुपीरियर होते हैं, तो ये सुपीरियर तरीका है। अब ये जो पूरी आइडिया थी ये पश्चिम को समझ में आ गई, और इसी वजह से ये लीडिंग लाइट्स को बड़ा मजा आया और इन्होंने नियो लिबरलिज्म को प्रमोट किया, जिसका अंत हुआ 2007 की ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस में। तो इतिहास कैसे सर्कल्स में चलता है, ये आगे मैं एक बहुत शानदार डायग्राम से आपको बताने वाला हूं। बोलो संदीप सर जिंदाबाद, पीटीज आईएएस एकेडमी जिंदाबाद। नहीं कंपलसरी है, बोलो, एग्जाम में मार्क्स ज्यादा मिलेंगे। आज का हमारा दूसरा पॉइंट है की थॉट्स इन नियो लिबरलिज्म। इसमें हम क्या क्या देखेंगे, मैं आपको ये सारी बातें बताने जा रहा हूं, फिर हम क्रिटिसिज्म पर आएंगे। देखिए, जो सबसे मजबूत विचार हैं नव उदारवादी आर्थिक व्यवस्था के, ये एक 20वीं सदी की नीति है, उसके पहले ये कहीं नहीं थी। और ओरिजिनली जो फ्रांसीसी शब्द है, फ्रेंच वर्ड है लेसा फेर है, बेसिकली ये कहता है कि अबंध नीति अपनानी चाहिए और कंट्रोल ऑफ द इकोनॉमिक फैक्टर्स जो हैं वो पब्लिक सेक्टर से उठा के प्राइवेट सेक्टर में दे दो। तो जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, उत्पादन के कारक हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, आइडियाज एक्सेट्रा, ये पब्लिक सेक्टर से हटके प्राइवेट में जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसी से एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ कैपिटल होगा, जिससे समृद्धि आएगी, सतत समृद्धि आएगी, गरीबी हटेगी, इनइक्वालिटी हटेगी। ये सारी बातें की गई, थ्योरी में ये सब की गई। 70s, 80s, 90s, 2000 में सबने माना, भारत ने भी माना। 91 से 2020 तक जो भी सरकार आई सबने माना। एक ने भी ऐसा नहीं किया कि इसकी दिशा रिवर्स करेंगे। यूपीए की दोनों सरकारों ने भी नियो लिबरलिज्म को माना और जनरली उस दिशा में आगे ले गए। ऐसा नहीं है कि उन्होंने रिफॉर्म्स बंद कर दिए थे, गति थोड़ी धीमी हो गई थी बस। तो मतलब आइडिया तो बहुत स्ट्रांग था, ऐसा नहीं है कि आइडिया में स्ट्रेंथ नहीं है। तो नियो लिबरलिज्म ये कहता है कि सरकारों को अनुवृत्तियां कम कर देनी चाहिए। सब्सिडी क्यों देनी है, खत्म करो। मतलब सरकार अपने फिस्कल डेफिसिट को खत्म करे। अरे भैया, इसी सोच के चलते तो 2003 में भारत में फिस्कल क्रांति आई। कौन सी क्रांति आई? राजकोषीय क्रांति। कौन सी क्रांति? एफआरबीएम। एफआरबीएम जब भारत में आया, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, वो इसी सोच से जन्मा है ना कि सरकार को अपना पूरा खींच के रखना चाहिए बजट। और उसमें तो यह कहा गया कि रेवेन्यू डेफिसिट 0 हो जाना चाहिए, वो हम आज तक नहीं कर पाए। फिस्कल डेफिसिट 3-3.5% हो जाना चाहिए, वो तो अब इस दशक में होने वाला नहीं है, ये सबको समझ में आ गया। पिछले साल 9.5% था, इस साल का टारगेट ही सरकार ने 6.5 रखा है, तो वो तो उससे कहीं ज्यादा ही होना है, क्योंकि सेकेंड वेव, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, तो उस सब में हालत बहुत खराब होनी ही है, ये तो आंखों से दिख रहा है। तो तब यह कहा गया कि नियो लिबरलिज्म के तहत एफआरबीएम ले आओ, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट। तो भारत में तो पूरा फाइनेंशियल डीएनए सरकारों ने नियो लिबरलिज्म के हिसाब से बना दिया। तो एवरी टाइम यू रीड अबाउट द एफआरबीएम, रिमेंबर दैट द आइडियोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एफआरबीएम वाज लेड इन 1950s, 60s, 70s, 80s, 90s इन द फाउंडिंग थॉट्स ऑफ नियो लिबरलिज्म। समझ में आ रहा है आपको? मेक रिफॉर्म्स टू टैक्स लॉज इन ऑर्डर टू एक्सपैंड द टैक्स, मतलब डीरेगुलेशन जबरदस्त कर दो, कॉर्पोरेट इनकम टैक्स के रेट घटा दो, डेफिसिट स्पेंडिंग लिमिट को, एक डेफिसिट स्पेंडिंग को एकदम कम करो। इसका मतलब जो सरकारें बाजार से पैसा उठा उठा के घाटे में भी खर्चा करती हैं, उसको एकदम कम कर दो। प्रोटेक्शनिज्म एकदम कम कर दो, अपने देश की सारी बॉर्डर्स को ओपन करो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ओपन कर दो, ग्लोबल ट्रेड चालू करो। इसी के चलते फिर फाइनली WTO बना 1 जनवरी 1995 को। साथ ही साथ नियो लिबरलिज्म ये भी कहता है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट्स को खत्म कर दो, मार्केट ओरिएंटेड एक्सचेंज रेट रखो। तो आज भारत का क्या है, रुपया और डॉलर? भारत का जो रुपया है वो मैनेज्ड फ्लोट है, वो फुल फ्लोट नहीं है। भारत फ्री फ्लोट करेंसी नहीं चलाता है। भारत का रुपया जो है वो प्रबंधित है आरबीआई के द्वारा, एक बैंड में घुमाता है आरबीआई, उसको कम ज्यादा होता रहता है, लेकिन न एकदम से गिरने देगा न एकदम से चढ़ने देगा। मैनेज फ्लोट या डर्टी फ्लोट है, समझ में आ गया आपको? और डीरेगुलेशन को बढ़ाएंगे, प्राइवेट प्रॉपर्टी ज्यादा होगी, और सरकारें जितनी भी पीएसयूज चला रही हैं
वो सारी की सारी प्राइवेट हो जाएंगी। अब मजे की बात देखिए, चाइना ने भी अपनी स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस का प्राइवेटाइजेशन कर दिया व्यापक स्तर पे। लेकिन ऐसा नहीं है कि चाइना में सरकारी सेक्टर खत्म हो गया, और वहां का जो प्राइवेट सेक्टर भी है अल्टीमेटली उस पर कंट्रोल तो चाइना के कम्युनिस्टों का ही है ना। तो चाइना का नियो लिबरलिज्म जो है वो तो है चाइनीज नियो लिबरलिज्म विद चाइनीज कैरेक्टरिस्टिक। तो सोशलिज्म विद चाइनीज कैरेक्टरिस्टिक कोट अनकोट वाज सेड बाय डेंग शाओपिंग। तो मैं आज के कंटेक्स्ट में नियो लिबरलिज्म विद चाइनीज कैरेक्टरिस्टिक आपको बता रहा हूं। इट बिलीव्स दैट, इट का मतलब है नियो लिबरलिज्म, कि कंटिन्यूड इकोनॉमिक ग्रोथ विल लीड टू ह्यूमन प्रोग्रेस। तो ये जो 1945 से एक कीनीजियन इकोनॉमिक कंसेंसस बना था पंप प्राइमिंग का, जॉन मेनार्ड कीन्स के बारे में आपने सुना है। दोस्तों सेशन समझ में आ रहा है ना, मैं बहुत फास्ट तो नहीं जा रहा हूँ, आइडिया दिमाग में उतर रहे हैं। आप में से जिन लोगों ने विचार पहली बार पे सुन रहे हैं आज मेरे साथ में, पहले कभी नहीं सुने, आप भी डरो मत, सेशन को 2 या 3 बार देखो, अच्छे से देखो, समझो, पीडीएफ को डाउनलोड करो, ये चीजें समझ में आएंगी। मैं उनको बहुत सरलता से बता रहा हूं और इससे ज्यादा सरल नहीं कर सकते। एंड यू कैन यूज दिस कंटेंट डायरेक्टली इन द एग्जामिनेशन, दिस विल बी यूजफुल एज इट इज। और ये तो सारी एग्जाम्स में, खैर मैं तो अभी सिविल सर्विसेज की बात करूं तो कीनीजियन कंसेंसस क्या था। जॉन मेनार्ड कीन्स ने 1945 के बाद ये बोला था, गवर्नमेंट्स आर द 800 पाउंड गुरिल्ला इन द रूम एंड व्हाट गवर्नमेंट्स कैन स्पेंड नोबडी एल्स कैन। जो ताकत सरकारों के पास खर्चा करने की है किसी और के पास तो है नहीं। सरकारें डेफिसिट फाइनेंसिंग कर सकती हैं, प्राइवेट वाला तो नहीं कर सकता ना। पब्लिक फाइनेंस और प्राइवेट फाइनेंस का अंतर ये है कि यहाँ पे खर्चा पहले होता है, इनकम बाद में जनरेट होती है। प्राइवेट में इनकम पहले होती है, खर्चा बाद में होता है, ये फंडामेंटल फर्क है। तो कीन्स यही बोल के गए, कीन्स ने यही कहा कि भाई खर्चा करो, इकोनॉमी को बचाना है तो खर्चा करो। अब नियो लिबरलिज्म इसका ठीक उल्टा हो जाता है। तो फिर उसके साथ साथ उसकी सोसाइटी, उसका कल्चर, उसकी पॉलिटिक्स, सब कुछ बदलेगा। आप समझ रहे हैं ना, नियो लिबरलिज्म ये पूरा डीएनए बदल देता है समाज का, पूरी दुनिया का बदला है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत का या सिर्फ वेस्ट का बदला है। इससे पहले कि इसके क्रिटिसिज्म पर आए, जाते जाते ये जो हम उदारवाद की बात करते हैं, पॉलिटिकल लिबरलिज्म, उसका अपोजिट हो गया पॉलिटिकल कंजर्वेटिज्म। और नियो लिबरलिज्म की बात करते हैं, नव उदारवाद। ये दोनों 19वीं सदी में जो क्लासिकल लिबरलिज्म का थॉट आया था, जिसमें लेसा फेयर इकोनॉमिक्स एंड फ्रीडम ऑफ पीपल अगेंस्ट ओवर पावरिंग गवर्नमेंट की बात थी, ये दोनों का जन्म वहीं से हुआ है। लिबरलिज्म ये कहता है कि भैया लिबर्टी सबसे बड़ी चीज होती है। लिबर्टी में इंसान के पास फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए, फ्रीडम ऑफ फेथ होना चाहिए, सरकार का कोई नियंत्रण इन मामलों में होना नहीं चाहिए। व्यक्ति अपना जीवन कैसे जीना चाहता है, क्या पहनना चाहता है, किससे शादी करना चाहता है, उसकी क्या पर्सनल प्रेफरेंसेस है, वो क्या खाना चाहता है, वो किन चीजों में यकीन करना चाहता है, ये सरकारें तय नहीं करेंगी, ये मॉरल पुलिस तय नहीं करेगी, ये जनता खुद तय करेगी। ये पॉलिटिकल लिबरलिज्म था, उसमें से निकला लेसा फेयर है, उसमें से निकला नियो लिबरलिज्म। और नियो लिबरलिज्म इकोनॉमिक बन गया तो ये बाजारों पे फोकस करने लग गया। इसने क्या कहा, भाई जिस तरह लिबरलिज्म में सरकारें इंडिविजुअल लाइफ में दखल नहीं देंगी, उसी तरह नियो लिबरलिज्म में सरकारें बाजारों में दखल नहीं देंगी। ये एक आइडियल सोच थी और सबको बहुत मजा आया। सबको लगा कि यार बात तो सही है, अगर प्रोस्पेरिटी करनी है तो तरीका यही है। और वहां सोवियत यूनियन का पतन हुआ तो लोगों को लगा यार बात तो सही ही है, क्योंकि वो लोग तो ये करते नहीं थे, वो देखो डूब गए, और ये लोग कर रहे हैं, देखो आगे बढ़ रहे हैं। तो फॉर अ वाइल इट एक्चुअली वर्कड एंड देन हैपेंड 2007। अभी तक का सब कुछ समझ में आ गया तो कंफर्म करो क्या समझ में आया कमेंट थ्रेड में, और आज की समरी जरूर निकालना दोस्तों। अब आते हैं इसकी आलोचना पे। देखिए इसका बहुत जबरदस्त आलोचना समय समय पर हुई है, वो मैं आपको अभी पूरी की पूरी बताऊंगा, और उसके बाद टर्निंग पॉइंट कहां आया वो भी फटाफट बताऊंगा। जो क्रिटिक्स हैं नियो लिबरलाइजेशन के, या नियो लिबरलिज्म वेरी सॉरी, नव उदारवाद के, वो क्या कहते हैं कि भाई जिस जिस देश में नियो लिबरलिज्म आया वहां की सरकारों ने बिग बिजनेसेस के सामने घुटने टेक दिए, वहां की सरकारों ने मजदूरों के अधिकारों का हनन कर दिया, सरकारों ने वेलफेयर मेजर्स यानी कल्याणकारी कारणों को और कदमों को पीछे खींच लिया, सब्सिडीज खत्म कर दी। सरकारों का विरोध ऐसे देशों में जिस किसी ने किया उस पे पुलिस और मिलिट्री के डंडे चलवा दिए। वेलफेयर स्टेट की अवधारणा खत्म करके सिटीजन्स को कंज्यूमर्स में कन्वर्ट कर दिया, और कॉरपोरेट इनकम टैक्स तेजी से गिरा दिया। और इस सब का नेट नतीजा ये हुआ कि इकोनॉमिक ताकत केवल कुछ हाथों में कॉन्सेंट्रेट हो गई। ये नियो लिबरलिज्म के क्रिटिक्स का कहना है कि जो आर्थिक ताकत थी, वित्तीय ताकत थी, ये केवल कुछ बड़े कॉरपोरेट्स के हाथ में केंद्रित हो गई। आज अगर अमेरिका को देखते हैं तो जो बाइडेन तो खुल के बोल चुके हैं कि हम इसको रिवर्स में डाल रहे हैं, हमको नहीं चाहिए इस तरह का मॉडल, क्योंकि अमेरिका तो नियो लिबरलिज्म का गढ़ है। और आज के प्रेसिडेंट वहां के ये बोल रहे हैं कि हमको ये नहीं चाहिए, हमको इक्वल सिस्टम चाहिए।
तो मतलब ये है, ये सिर्फ एक कपोल कल्पना नहीं है। तो आपको ये आलोचना समझ में आई। अब इसको थोड़ा सा डेवलप करेंगे तो आपको पता चलेगा। ग्लोबलाइजेशन सबवर्ट द नेशंस एबिलिटी फॉर सेल्फ डिटर्मिनेशन, मतलब वैश्वीकरण हो जाता है तो देशों की तो खुद की ताकत ही खत्म हो जाती है। कैसे खत्म होती है? अरे भैया आप देख रहे हो ना, आज WTO में ट्रिप्स में कोविड की वैक्सीन फंस गई है, तो भारत चाहता है कि उस पे से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का वेवर करो। साउथ अफ्रीका भी ये चाहता है। अब ट्रिप्स, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, WTO का जो तीसरा बड़ा स्तंभ है वो ये अलाउ नहीं कर रहा, उसमें सबकी मन। तो भारत अभी चाह के भी कंपलसरी लाइसेंसिंग का नॉर्म अभी इन्वोक नहीं कर रहा है, डर रहा है कि भाई बदले में फिर ये लोग मेरा इन्वेस्टमेंट बंद कर देंगे। तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से ही फंसे ना आप। ये इसका मैंने कोविड वैक्सीन के कंटेक्स्ट में बता दिया। दूसरा, गवर्नमेंट ओन्ड मोनोपोली ओवर दी प्रोडक्शन रिसोर्सेज रिप्लेस हो जाती है प्राइवेट कंपनी से। उससे ये होता है कि सरकार जिस स्केल पे काम कर सकती थी, कोई प्राइवेट वाला तो करेगा नहीं, एक दो एक्सेप्शन के अलावा। इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी एट द कॉस्ट ऑफ नेचुरल बैलेंस इज नॉट अ गुड आइडिया। ये बात 100% सत्य है। प्राइवेट कंपनियों को एनवायरनमेंट से कोई लेना देना नहीं है। आप इनके बहलावे में मत आइएगा, बहकावे में मत आइएगा। जब बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनियां बोलती ना वी केयर फॉर नेचर, दे डोंट, दे ओनली केयर फॉर दी क्वार्टरली प्रॉफिट। मैं आपको सच बता रहा हूं, इसको कहते हैं ग्रीन वॉशिंग। ये लोग क्या करते हैं, खूब बड़ी बड़ी फेंकते हैं, खूब बड़ी बड़ी बातें करेंगे, हम तो प्रकृति को बचा रहे हैं, हम तो ये, और उसमें बड़े बड़े रंगीन ब्रोशर्स छापेंगे, बताएंगे हमने तो इतने पेड़ लगा। इट इज कॉल्ड ग्रीन वॉशिंग। द टोटल कार्बन एमिशंस दे डू एंड द कार्बन फुटप्रिंट दे क्रिएट इज सो लार्ज दैट दीज मिटिगेटिंग मेजर्स आर नोवेयर। अब आप बोलेंगे सर आप क्या बात कर रहे हैं, ऐसा थोड़ी ग्रीन वॉशिंग होता है, इतने बड़े लोग झूठ थोड़ी बोलेंगे। जून 2021 में नेदरलैंड यानी कि हॉलैंड की एक कोर्ट ने रॉयल डच कंपनी शेल, पेट्रोलियम बनाने वाली कंपनी को, एक केस में बोला है कि तुम डायरेक्टली जिम्मेदार हो CO2 एमिशंस के लिए, और 2030 तक 45% कम करो अपना CO2 एमिशन, तुम एक प्राइवेट कंपनी जिम्मेदार हो। दुनिया का पहला एनवायरमेंटल केस वेयर अ प्राइवेट मल्टीनेशनल हैज बीन हेल्ड गिल्टी इन अ डच कोर्ट। अब इसके पीछे पूरे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की दुनिया में बाढ़ आने वाली है। मैं आपको बता रहा हूं अगले 5 साल में क्या होगा। तो जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां प्राइवेट सेक्टर की, उनके कार्बन फुटप्रिंट पे अब एक्चुअली आपत्ति उठा रहे हैं लोग कि इनफ ऑफ ग्रीन वॉशिंग। आपको मेरी बात समझ में आई? तो ये डच केस जो मैंने आपको बताया है, आज मैंने आपको वो बता दिया कि अगले 5 साल 10 साल में आपको क्या दिखने वाला है। तो ये नेचुरल बैलेंस वाली बात। अगला पॉइंट जो है ये वो बहुत ही खतरनाक है। नियो लिबरलिज्म सोशलाइजेस कॉस्ट एंड प्राइवेटाइजेस प्रॉफिट। ये मैं आपको कहां समझाऊंगा? ये मैं आपको यहां समझाने वाला हूं। ये देख रहे हैं आप, इसमें बताऊंगा कि किस प्रकार से घाटों का सामाजिककरण कर दिया जाता है और मुनाफे का निजीकरण कर दिया जाता है। तो जनता उससे नाराज हो गई कि डूबती कंपनियों को टैक्स पेयर के पैसे से क्यों बचाया जा रहा है। भाई यही बात हाल ही में हम देख रहे हैं कि भारत में एक बहुत खूबसूरत कानून मोदी सरकार ने बनाया, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। अब 2020-21 में अचानक से 4-5 बड़े कॉर्पोरेट ग्रुप जो डूबे हुए थे, किसी का 30,000, किसी का 40,000, किसी का 50,000 करोड़ रुपया बैंकों में फंसा है। अब जो उनको खरीद रहे हैं, कोई 3,000 करोड़ दे रहा है, कोई 5,000 करोड़ दे रहा है, कोई 10, मतलब 70, 80, 90% हेयर कट ले रहे हैं लेंडर्स। तो खुल के लोग ये बोलने लग गए कि फिर इससे तो IBC का फायदा ही क्या हुआ अगर 80% का हेयर कट लेना है लेंडर्स को। दिस इज व्हाट नियो लिबरलिज्म डज, इज द क्रिटिसिज्म। नाउ द डिबेट इज ओपन फ्रॉम बोथ द साइड। दोज हु सपोर्ट इट दे से कि फिर दूसरा रास्ता ही क्या था। आप बात समझ रहे हैं? इंक्रीज इन कॉर्पोरेट पावर बहुत बेतहाशा बढ़ जाती है और लेबर की ताकत खत्म हो जाती है। तो ये इसका क्रिटिसिज्म है। जो लोग इसको सपोर्ट करते हैं वो कहते हैं कि ये सब नॉनसेंस है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। IMF ने हाल में, क्योंकि IMF से बार बार लोगों ने पूछा कि भाई तुम्हारा क्या कहना है नियो लिबरलिज्म पे, तो IMF ने ये बड़ा बैलेंस स्टेटमेंट दिया है। इसको आप पूरा पढ़ लेना, समझ लेना, आपको मजा आएगा। उसने तारीफ भी की है, लेकिन दुनिया में बढ़ती इनइक्वालिटी अब तो कोई नजरअंदाज कर ही नहीं सकता ना। मतलब कोई आंखों से अंधा बन जाए तो बात अलग है, अदरवाइज तो अंधे को भी दिखेगा। कहने का मतलब ये है। तो ये IMF ने कहा। अब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या कह रहा हूं। तो दोस्तों, दुनिया में जो ग्लोबल वेल्थ रिपोर्ट्स आती हैं, इनइक्वालिटी रिपोर्ट्स आती हैं, पिछले 2 सालों में उन्होंने वैश्विक आय और संपत्ति के असंतुलन की जो खतरनाक एक तस्वीर पेश की है, वो मैं आपको दिखाता हूं। द वर्ल्ड्स रिचेस्ट 1% पीपल नाउ हैव मोर देन ट्वाइस एज मच वेल्थ एज 690 करोड़ पीपल। अब ये असंतुलन नहीं है तो क्या है? और ये तो पिछले 40 साल की अर्थव्यवस्था के ही नतीजा है ना। हाउ इज द वर्ल्ड्स वेल्थ शेयर्ड? 68.7% दुनिया के जो लोग हैं, 780 करोड़ लोगों में 68.7%,
उनके पास दुनिया की दौलत का केवल 3% है, और दुनिया के 0.7% सबसे रईस लोगों के पास दुनिया की दौलत का 41% है, और 7.7 के पास 42। तो दुनिया के टॉप 8.5% के पास दुनिया की 83% वेल्थ आ गई है। ये एक ऐसा तथ्य है जहां जाके सारे लॉजिक बड़े केयरफुली आपको वे करने पड़ेंगे। सो इनइक्वालिटी इज हियर, यू कैन नॉट इग्नोर इट एनी मोर, इट्स राइट देयर, यू कैन सी इट। समझ में आई बात आपको? प्यारे दोस्तों, जो टर्निंग पॉइंट आया नियो लिबरल डिबेट में, वो टर्निंग पॉइंट था 2007 और 8 का अमेरिका का हाउसिंग मार्केट कोलैप्स। अब वही हम देखने जा रहे हैं। देखिए दोस्तों, सन 2000, 2001, 2002 से अमेरिका में अल्ट्रा लूज मॉनेटरी पॉलिसी एलन ग्रीनस्पैन लेकर आए, और उसमें पैसा खूब बटा। जिन लोगों के पास एबिलिटी नहीं थी उनको भी अमेरिका ने हाउसिंग मार्केट में बैंकों ने लोन देना शुरू किया। तो एक तरह से अल्ट्रा लूज मॉनेटरी पॉलिसी इज अ न्यू लिबरल एजेंडा। उसने इतना पैसा मार्केट में बांटा कि उससे 2007 की यूएस की हाउसिंग क्राइसिस आ गई। इसको मैं अलग से 30 मिनट आपको एक दिन पढ़ाऊंगा। ये क्राइसिस आई तो ये अमेरिका के फाइनेंशियल मार्केट क्राइसिस में तब्दील हो गई, क्योंकि वहां के बड़े स्मार्ट सेवी कोट टाई पहनने वाले एमबीएस ने कोलैटरलाइज्ड डेट ऑब्लिगेशन बना के हाउसिंग मार्केट की क्राइसिस को फाइनेंशियल मार्केट की क्राइसिस में तब्दील कर दिया। जब तक सब अच्छा चल रहा था, मार्केट्स आर द बेस्ट एलोकेटर्स ऑफ कैपिटल, दे आर द फ्री रिस्क टेकर्स, लेट देम डू इट, इनविजिबल हैंड, तब तक सब ठीक था। लेकिन एक्चुअली अच्छा ये खतरा है, ये रघुराम राजन ने 2005 में अमेरिका में बोल दिया था, तब सब उन पे हंसे थे। रघुराम राजन ने 2005 में बोला था कि अमेरिका का ये हाउसिंग मार्केट का बबल जो बन रहा है इसमें ये प्रॉब्लम है। तब किसी ने भी उनकी नहीं सुनी थी, लेकिन बंदा जीनियस है, उसने 2 साल पहले ही बता दिया था। एनीवे, तो ये जो क्राइसिस बनी ये पूरी दुनिया की फाइनेंशियल क्राइसिस हो गई, क्योंकि वो कोलैटरलाइज्ड डेट ऑब्लिगेशन इंस्ट्रूमेंट जो वहां के अंडरलाइंग एसेट्स पे बेस्ड है, हाउसिंग एसेट पे, वो यहाँ के बड़े स्मार्ट कंपनियों ने पूरी दुनिया में बेच डाले थे। अब यहां जब किस्तें आना बंद हुई तो आगे के सारे पेमेंट रुक गए, और जब पूरे विश्व में फाइनेंशियल क्राइसिस आएगी तो उसको ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस में तब्दील होने में कितनी देर लगेगी? तो मुझे कमेंट थ्रेड में बताइए, फाइनेंशियल और इकोनॉमिक इन दो टर्म्स में क्या अंतर होता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस? बताइएगा। अब जब ये ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस आई तो अमेरिका की सरकार ने, ब्रिटेन की सरकार ने, दुनिया भर की सरकारों ने जो डूबती हुई प्राइवेट कंपनियां थी उनको टैक्स पेयर के पैसे से बचाना शुरू किया। इसी को कहते हैं सोशलाइजेशन ऑफ लॉसेस एंड प्राइवेटाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। समझ में आ गया? अब इसके आगे की चक्री गजब की चक्री है। दुनिया का कैपिटलिज्म में फेथ खत्म होने लग गया। लोग चिल्लाने लगे कि भाई फिर कैपिटलिज्म से फायदा क्या, और उससे फिर 1% वर्सेस 99% मूवमेंट अमेरिका में शुरू हो गया। करोड़ों लोगों के नौकरी धंधे बंद हो गए। इस मौके का फायदा उठा के दुनिया भर में, अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप का उदय हो गया, ब्राजील में जेयर बोल्सोनारो का उदय हो गया, हंगरी में विक्टर ओरबान का उदय हो गया, ब्रिटेन में बोरिस जॉनसन का उदय हो गया। ये सारे राइट विंग पॉलिटिकल लीडर्स कि हम तुम्हारे ये सारे इश्यूज को फिक्स कर देंगे ऐसा बोल के सत्ता में आए। लेकिन जब ये आए, इन्होंने उसी नियो लिबरल एजेंडा को आगे बढ़ाया। तो जिस नियो लिबरल एजेंडा ने ये सब क्रिएट किया था, उसको ठीक करने की बात करने आए लोगों ने उसी को आगे बढ़ाया, और हमारी चक्री घूम के वहीं आ गई। दिस इज अ रिमार्केबल एनालिसिस इफ यू रियली थिंक अबाउट इट, वेरी फनी बट फुल ऑफ ह्यूमन पेन। तो प्यारे दोस्तों, ये जो फाइनेंशियल क्राइसिस और ग्रेट रिसेशन आया था, इसने लोगों का पूंजीवाद के ऊपर से भरोसा तोड़ा, और लोगों ने कहा कि भाई कैपिटलिज्म बहुत अच्छी चीज है। देखिए, पर्सनली आई एम अ सपोर्टर ऑफ कैपिटलिज्म। व्हाई? बिकॉज कैपिटलिज्म गिव्स यू द इंसेंटिव टू वर्क हार्ड सो यू कैन अर्न मोर। बट द प्रॉब्लम इज व्हेन कैपिटलिज्म डीजनरेट्स इनटू एक्सट्रीम कैपिटलिज्म और क्रोनी कैपिटलिज्म और अनकंट्रोल्ड नियोलिबरलिज्म, then in the words of रघुराम राजन, we will have to save capitalism from the capitalist। ये लाइन मैंने बहुत यूजफुल आपको बोली है, इसको एक बार कमेंट थ्रेड में रिपीट करना, ठंडे दिमाग से सोचना मैंने क्या कहा, तुमको बहुत ज्ञान की बात एक समझ में आएगी। तो दोस्तों, अब इंटरकनेक्शन देखें दुनिया में क्या हुआ। देखिए, 1920s, 30s, 40s, 50s में जो अनियंत्रित पूंजीवाद आया था, जिससे गरीबी बहुत बड़ी थी, उसी वजह से 1950s, 60s, 70s में पश्चिम के देशों ने सरकारी दखल और सोशलिज्म को आगे बढ़ाया, और पश्चिम में भी सेंट्रल प्लानिंग हुई। भाई, यूरोप में तो पूरे स्कैंडिनेवियन देश इसी पे चलते हैं, जितना भी नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क की आप बात करते हैं, और वेलफेयर स्टेट का क्रिएशन हुआ। भारत में भी पंडित नेहरू ने वेलफेयर स्टेट क्रिएशन के ही दिशा में हम आगे बढ़े। हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यही बोलता है ना दादा। लेकिन फिर पश्चिम में स्टैग्नेशन आ गया 1970 में।
उसके बाद G7 का निर्माण हुआ, सेंट्रल प्लानिंग खड्डे में फेंक दो, पैरेलल में कम्युनिज्म धीरे धीरे टूट रहा था, लेसा फेरे पॉलिसी सब तरफ फैल, तो न्यू लिबरल एजेंडा फैल गया। तो ये साइकिल भी कंप्लीट हो गई और 2007 की क्राइसिस आ गई। आपको दोनों चक्र समझ में आए कि नहीं? तो अपनी नोटबुक में पूरा बना के इसको समझिएगा, बहुत विजडम है इन चार्ट्स में, आपको बहुत मजा आएगा। आज के एग्जाम क्वेश्चंस तैयार हैं, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 बड़ी मेहनत से बनते हैं दोस्तों, टीम लगती है इसके लिए। इनके उत्तर कमेंट थ्रेड में दीजिए। और ये आज के हमारे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो कैसा लगा सेशन आपको? नियो लिबरलिज्म आर पार मैंने आपको पढ़ा दिया है। अब यू बी द जज कि क्या सही है क्या गलत, ये अब आपको तय करना है। मैंने आपको दोनों पक्ष बता दिए, कितनी तरक्की इसकी वजह से हुई भारत में, कितनी एंटरप्रेन्योरियल एनर्जी अनलीश हुई नरसिम्हा राव जी की वजह से, उस पर भी बात हुई। और अल्टीमेटली हाउसिंग क्राइसिस ने और किसने और इनइक्वालिटी ने क्या कमाल करके दिखाया, हमने उस पर भी बात की। तो ये नियो लिबरल एजेंडा होता है। अब आप जरा इनके उत्तर भी दीजिए और जो मैंने आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए वो भी। हमारी मेहनत अच्छी लग रही है, कंट्रीब्यूट करते चलिएगा, हमें अच्छा लगेगा। और हमारे कोर्सेज में एनरोल जरूर कीजिएगा। तो ये था भैया नव उदारवाद, जो कि सिलेबस का टॉपिक है। इस पे पूरे पूरे क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में। तैयार रहिएगा, ठंडे दिमाग से उत्तर रखिएगा, भले ही आपके पर्सनल बिलीफ जो भी हों। एग्जाम में तो मार्क्स ला के पास होना है ना दादा, तो बिल्कुल एकदम कूल हेडेड अप्रोच लेके चलिएगा। मेरी तरफ से इतना ही। अब कल हम मिलेंगे दादा विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए। तो एक बार सेशन को लाइक कर लो, शेयर कर लो, प्यारी प्यारी बातें लिख दो, अपने दोस्तों को चैनल के साथ में जोड़ो। और हमने अब आपको सुबह एडिटोरियल एनालिसिस देना भी शुरू किया है और नॉलेज बूस्टर भी, सीए बूस्टर प्रीमियम भी चालू किया है। सीए बूस्टर जिसमें हम 15 मिनट का कोई एक टॉपिक, ये सारे फ्री सेशंस हैं। तो चैनल को अच्छे से देखें और सपोर्ट करें। मेरी तरफ से इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।